हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजेता 2.0 में। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। देखिए, कोई भी क्रांति जो होती है वो अचानक ऐसा नहीं होता है कि रात को आपको सपना आया और आपने क्रांति कर दी बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी इसके भी बहुत सारे कारण, बहुत सारी वजह रहे होंगे। कहीं ना कहीं दमन, शोषण, बहुत कुछ हुआ होगा। तो क्या है ये क्रांति, इसको धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और क्या कारण था कि ये क्रांति जो है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांति, प्रथम विद्रोह कहा गया है, तो ये असफल क्यों हो गया, इसके भी क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण थे, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए, अगला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति की पहली ग्रंथ क्या थी। तो 1857 की पहली ग्रंथ जो थी वो माझा प्रवास, जिसको कि विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा मद्रासी भाषा में लिखा। इसने क्या किया, इन्होंने क्या है कि उत्तर भारत में, ग्वालियर में इन्होंने स्वयं के द्वारा जो देखा है विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को जो देखा है इन्होंने, उसका इन्होंने क्या है विवरण किया है। बात कर लेते हैं इसका प्रमाणिक ग्रंथ। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनका 1857 का प्रमाणिक ग्रंथ क्या है। तो इकराम स्पायर टू द सूबेदार। ठीक है, इसमें क्या है कि एक सैनिक थे जो इस क्रांति 1857 के क्रांति थे, सैनिक जो थे, क्रांति के सैनिक सीताराम पांडे, तो उनके द्वारा रचित अवधी भाषा में उनके संस्मरणों को नारगिट दास ने अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट किया है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड के पीएम कौन थे, भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो महारानी विक्टोरिया थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक रहा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पॉमस्टान थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे। उस समय मुगल बादशाह हमारे जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। इन्हें ही बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इन्हें ही अंग्रेजों ने क्या किया था कि रंगून में भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। कोई भी विद्रोह होता है, कुछ होता है, तो हमारा एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी था। बात करते हैं कि इस क्रांति की योजना कब, कहाँ, किसने बनाई थी। देखिए, 1857 की जो क्रांति थी इसकी योजना लंदन में अजमुल्ला खां और रानोजी बापू के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो तिथि फिक्स की थी उसके पहले ही विद्रोह छिड़ गया था, जंग स्टार्ट हो गया था। तो ये भी एक कारण था कि ये विद्रोह जो है वो असफल हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें सर्वाधिक सैनिक कहाँ थे। तो नो डाउट सर्वाधिक सैनिक जो थे इस क्रांति में वो अवध से थे, और अवध को ही कुशासन का आरोप लगाकर उसे छीन लिया गया था, हड़प लिया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो झांसी की रानी को क्या कहा जाता था। देखिए, झांसी की रानी को महल परी, जबकि लखनऊ की बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता था। ठीक है, 1857 क्रांति में लखनऊ से विद्रोह किसने किया था। तो अभी मैंने बताया कि लखनऊ से विद्रोह जो है बेगम हजरत महल ने, तथा उसका दमन जो है, उनका कंट्रोल जो है वो कैंपवेल ने किया था। ठीक है, बात करते हैं कि 1857 का प्रथम शहीद होने वाला क्रांति कौन थे। तो इसमें हमारे 34वीं रेजिमेंट जो थे मंगल पांडे, ये इस क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। मैंने पहले ही आपको बताया कि अचानक से कोई चीज़ नहीं होता है, कोई भी चीज़ होने के लिए बहुत सारी वजह, बहुत सारी कारण होते हैं। धीरे धीरे वो बात समझ में आती है कि हमारा दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को हम समझते हैं। और वो क्या है, विद्रोह का एक रूप ले लिया जाता है, विद्रोह का एक रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसके भी, इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे। इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या थे, उनके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम राजनीतिक कारण की।
आर्थिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, सारी चीज़ों को हम पेशेंस बना के रखिए। आप एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो पलासी के युद्ध के समय जो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, वो बहुत ही इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। ठीक है, उसे संतोष ही नहीं होता था, बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति था। तो इसने क्या किया कि वहाँ के नवाब को, मीर जाफ़र को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया, यानी कि हिंदू मुस्लिम में इसने भेदभाव डालना स्टार्ट कर दिया और वहीं से उसने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। ठीक है, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने क्या किया, अपना सत्ता का नींव रखा और बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से उनका कंट्रोल हो भी गया था। पूरी तरह से उनका माने अपना सत्ता उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने अपना सत्ता जो है जमा लिया था। नींव तो रखा था पलासी युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद अपना सत्ता जमा लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो भी एक कारण था। ठीक है, तो 1765 द्वारा बंगाल के संपूर्ण बंगाल का जो अधिकार था, जो कंट्रोल था, जो राजस्व था, वो सब क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। अब है कि रिंग फेज नीति। इस नीति में क्या था कि वेलेस्ली के द्वारा लाई गई ये नीति थी। इसमें क्या था कि भारतीय शासक को अपने और अपने पड़ोसी राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक को रखने होते थे और उस सैनिकों को वो भुगतान भी भारतीय शासक करते थे। अगर उन सैनिकों का वेतन भुगतान वो नहीं कर पाते तो उनके राज्य का कुछ हिस्सा जो है वो कंपनी को चला जाता था। ठीक है, साथ ही वो किसी विदेशी राज्य के साथ कोई समझौता, कोई संधि भी नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें ऐसा करना होता था वो कंपनी से परामर्श लेते, कंपनी के आदेश के बिना उन्हें कोई हक, कोई अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मानसिकता बैठा दी जा रही थी कि आपके लिए हम जो है, हम ही सर्वे सर्वा हैं, आपके लिए हम परफेक्ट हैं। और उनकी शक्तियों को वो खुद ही महसूस करने लगे कि नहीं, हमसे ज़्यादा बेटर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके सैनिक हैं। तो इस तरह की मानसिकता धीरे धीरे उनके अंदर भरी जा रही थी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। होता क्या था कि जो भारतीय शासक होते थे, अगर किसी शासक की उनकी संतान नहीं होती थी तो वो क्या करते थे कि दत्तक पुत्र को गोद लेते थे। वो क्या करते थे कि गोद लेते थे, ठीक है, संतान को गोद लेते थे और उनका जो संतान होता था, जो दत्तक पुत्र होता था, वो शासन करता था, राजकाज चलाता था, संभालता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया कि इस प्रथा को ख़त्म कर दिया कि दत्तक पुत्र जो है वो शासक नहीं बनेगा। उसके जगह क्या है कि कंपनी के अंदर आपका राज आ जाएगा और हम जो है शासन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है भारतीय शासकों को गवारा नहीं था इस बात का, उनका शोषण हो रहा था, दमन हो रहा था। तो ये भी एक कारण था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर छीन लिया गया। सबसे ज़्यादा सैनिक अवध से थे। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये सारे बात हुए थे। अवध को क्या कर लिया गया, कुशासन का आरोप लगाकर छीन लिया गया। अब बात करते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे। इसका आर्थिक कारण यह था, देखिए, कि इसमें कुछ किसानों का, इसमें क्या है कि किसानों को बहुत ज़्यादा दमन और शोषण किया गया, बहुत सारी तरीक़ों से उनका दमन और शोषण किया गया। तो इसमें क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त या इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसमें संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया जाता था। ठीक है, सारी भूमि का मालिक जमींदार को बना दिया जाता था और उस भूमि का कर या टैक्स, उस भूमि का कर, टैक्स, राजस्व, जो भी कह लें एक ही बात है, सारा टैक्स वो जो है जमींदार इकट्ठा करता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करता था। यानी किसानों से वो टैक्स इकट्ठा करता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देता था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की गई थी। इसमें 20 साल के लिए भूमि का मालिक जो है वो जमींदार को बना दिया जाता था और 20 साल के बाद क्या होता था कि 20 साल के बाद एक तिथि होती थी, एक नियत डेट फिक्स होता था। उस डेट को सूर्यास्त होने से पहले आपको जो है टैक्स वो है वो कंपनी को जमा कराना पड़ता था। लेकिन अगर किसी कारण से उस तिथि तक आप जमा नहीं करा पाते तो उनकी ज़मींदारी उनसे छीन ली जाती थी। दूसरी नंबर बात करते हैं हम, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो इसमें क्या था कि संपूर्ण भूमि का मालिक यहाँ डायरेक्ट किसान को बना दिया जाता था। किसान डायरेक्ट अपनी टैक्स जो है वो कंपनी को देते थे और इसमें भी सूर्यास्त यानी सनसेट लॉ लगता था और इसके तहत उनकी भूमि जो है, ज़मीन जो है वो छीन ली जाती थी। यानी कि उसमें इनडायरेक्टली और इसमें डायरेक्ट वो अपना टैक्स जो है वो कंपनी को देते थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो माहलवाड़ी जो व्यवस्था थी, ये संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई बनाकर वहाँ पे टैक्स वसूल किया जाता था और मुखिया के द्वारा
किसानों का टैक्स जमा करवाया जाता था कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुखिया के द्वारा टैक्स वसूल जमा करवाया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि औद्योगिक कारण, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है औद्योगिक कारण। ठीक है, तो इसमें क्या था, देखिए भारत को कच्चे माल का केंद्र बना दिया गया। भारत में क्या होता था कि अंग्रेज जितने भी थे यहाँ से सारे कच्चे माल ले जाते थे और ब्रिटेन में उसको तैयार करके जब भारत में लाते थे उन्हीं चीज़ों को, तो उसका कई गुना दाम उनका बढ़ा दिया जाता था और उनको बेचते, यानी हमारे यहाँ का ही माल लेके सारे सामान को ले जाकर वो ब्रिटेन में उसको तैयार करते थे और कई गुना दाम में उसको क्या करते थे, बेचते थे। और यहाँ काफ़ी भेदभाव होता था। 95% टैक्स जो है वो भारतीय लोगों से वसूला जाता था, जबकि अगर अंग्रेज की बात करें तो 2-3 या ज़्यादा 3.5% तक उनसे लिया जाता था। उसके बाद क्या था कि भारतीय हस्तशिल्प जो उद्योग थे वो समाप्त हो गए थे। चरखा काटना, करघा वगैरह जितना भी था, सिलाई बुनाई, ये सारे जितने भी थे, तो उनका हस्तशिल्प उद्योग जो है वो समाप्त कर दिया था। अब मशीनरी युग आने लगा, मशीनरी युग को अंग्रेजों ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो उनका जो उद्योग है, उनका जो धंधा है वो चौपट होने लगा। ठीक है, और खाने योग्य जो फसलें थी उसके स्थान पर वाणिज्यिक फसलों पर जोर दिया गया, यानी जो भी खाने के लायक जो भी फसल थे, किसान उन्हें ज़्यादा उत्पाद करते थे, ज़्यादा उनका उत्पादन करते थे। तो अंग्रेज ने इसका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। और कैसे किया कि जो भी कपास थे इसके जगह पर खाने योग्य फसल के स्थान पर कपास, रेशम, अफीम, चाय, नील, गन्ना, रबड़, तंबाकू इत्यादि वो करते थे। इन सारी चीज़ों पर उन्होंने जोर देना स्टार्ट कर दिया। साथ ही बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कपास उत्पादन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, महाराष्ट्र में कपास के उत्पादन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने हेतु मालवा में अफीम की खेती करवाई गई। ठीक है, चीन में अफीम की आदत को बढ़ावा देने के लिए मालवा जो था वहाँ अफीम की ज़्यादा से ज़्यादा खेती करवाई गई। उसके बाद बात करते हैं कि 1853 ईस्वी में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि यहाँ तो मशीनरी युग है, जो हस्तकरघे जो भी थे वो समाप्त होने लगे और अंग्रेजों को टैक्स भी कम लगता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ अपना निवेश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बात करते हैं हम धार्मिक कारण क्या हो सकता है। तो देखिए धार्मिक कारण में क्या था कि अब सारी सरकारी स्कूल में जो था वो बाइबिल की शिक्षा उन्होंने अनिवार्य कर दी थी, अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, बाइबिल की शिक्षा इन्होंने अनिवार्य कर दी थी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण था, कहीं मतलब उनके धर्म के साथ जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। 1829 ईस्वी में अगर बात कर लेते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं राजा राम मोहन के प्रयास से रेगुलेशन 1818 के भाग 18 के तहत सती प्रथा निषेध कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि जिस स्त्री की पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था, उस पुरुष के चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन के द्वारा और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो भारतीय लोगों को लगा कि उनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अंग्रेज जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि ये गलत है, किसी स्त्री को अगर आप जला देते हैं तो फिर स्त्री के मरने के बाद उस पुरुष को, उसके पति को आप क्यों नहीं जिंदा जलाते हैं, ये तो गलत था ही। तो ये क्या किया कि भारतीय लोगों ने समझे कि हमारे धर्म के साथ गलत हो रहा है, जबकि ये कहीं हद तक सही था। ठीक है, अगर स्त्री को जिंदा जलाया जाता है तो उसके पति को क्यों नहीं जलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 1830 ईस्वी में मद्रास व मुंबई में लागू किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था इसको, सती प्रथा वाले को। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह की बात कर लेते हैं। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी के प्रयास से जिस स्त्री की पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो वो स्त्री की दूसरी शादी करवाना विधवा पुनर्विवाह कहलाया। ठीक है, कहलाया जाता है। उसमें क्या था कि भारतीय लोगों को इसमें भी लगा कि भाई हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, विधवा की दूसरी शादी कैसे हो सकती है, नहीं होना चाहिए। भैया जब स्त्री विधवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पुरुष जो है उनकी स्त्री मर जाती है तो वो 13वीं तक इंतजार नहीं करते और दूसरी शादी कर लेते हैं, यानी कि आप धर्म के साथ भेदभाव कर रहे हैं, वही नियम तो आपके ऊपर भी लागू होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी भारतीय लोगों ने गलत समझा। ठीक है, हालांकि ये भी सही नहीं है, विधवा पुनर्विवाह पर उन भारतीय लोगों को लगा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, तो इसे जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी के प्रयास से इसे जो है समाप्त कर दिया गया।
उसके बाद क्या था कि भारतीयों को दाढ़ी मूछ रखने पर वर्जित, भारतीय लोगों को सख्त मना कर दिया गया कि आप दाढ़ी मूछ नहीं रख सकते हैं। उसके बाद समुद्र पार करके आपको युद्ध लड़ना होता था, जो भारतीय लोगों के धर्म के खिलाफ था। वो समुद्र लांघना, नदी लांघना, समुद्र को लांघना उनके धर्म के खिलाफ था। ठीक है। उसके बाद भारतीय सैनिकों को एक विशेष प्रकार की टोपी पहनाई जाती थी, तो ये भी उन्हें कतई गवारा नहीं था कि हमें विशेष प्रकार की टोपी पहनाई जाए, क्योंकि उनका वेतन भी जो था, उनके वेतन के साथ भी भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को 9 रुपये वेतन, जबकि अंग्रेजी सैनिकों को कई ज़्यादा वेतन मिलते थे, तो उनका वेतन में भी भेदभाव किया जाता था। अब अगर तात्कालिक कारण की हम बात कर लें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके कि डाक सेवा अधिनियम 1854, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय सैनिकों की निःशुल्क सेवा पर रोक लगा दी। जो सैनिक होते थे तो उन्हें क्या होता था कि फ्री पोस्ट यानी डाक सेवा जो है फ्री मिलता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया, इस पर रोक लगा दिया कि जो भारतीय सैनिक हैं उनकी जो डाक सेवा है उन पर रोक लगा दी जाएगी। यानी सैनिक व्यवस्था में जो थी उनके साथ वहाँ पर भी भेदभाव थी, वो निःशुल्क रूप से डाक सेवा का उपयोग अब नहीं कर सकते थे। डलहौजी के द्वारा ऐसा लगाया गया था। उसके बाद वेतन में भी उनका भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों का कम वेतन और अंग्रेज सैनिकों का ज़्यादा वेतन होता था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य और जिसने मतलब आग में घी का काम किया तो वह था कि ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल। इसमें जो कारतूस होते थे उस कारतूस को मुंह से खोलना होता था, और इस कारतूस में क्या होता था कि गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण बन गया और इसने आग में घी देने का काम किया, और यही वजह रहा कि इस समय से पहले विद्रोह जो है, जंग जो है छिड़ गया। ठीक है। इसमें दमदम के सैनिकों ने 1857 में इसका जनवरी 1857 में भारी इसका विद्रोह किया। इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया कि भाई हम गाय और सूअर की चर्बी को तो हाथ नहीं लगाएंगे। गाय के लिए हिंदुओं ने मना किया, जबकि सूअर की चर्बी के लिए मुसलमानों ने मना किया। दोनों के लिए वर्जित था और दोनों की चर्बियाँ मिलाई जाती थी, तो इसका जो है विद्रोह किया। उसके बाद सर्वप्रथम बात करें तो 1857 ईस्वी में बहरामपुर सैनिकों ने भी इसका मना किया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रांति का प्रसार। तो देखिए 29 मार्च 1857 को 29वीं रेजिमेंट जो NI रेजिमेंट के मंगल पांडे सैनिक थे, इन्होंने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया, और 2 लेफ्टिनेंट बाग व सार्जेंट ह्यूसन को बैरकपुर छावनी मेरठ में इन्होंने गोली मार दी। उसके बाद इन्हें क्या था कि 8 अप्रैल 57 ईस्वी को फांसी दे देगी। तो सैनिकों में, सिपाहियों में क्या था कि बहुत ही भारी मात्रा में विद्रोह हुआ, और इसमें जो है भारी मात्रा में विद्रोह होने के कारण जो तिथि जो फिक्स की गई थी उसके पहले ही विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे इसमें ऐसे क्रांतिकारी थे, योद्धा थे, ऐसे महानुभाव थे जो इस युद्ध में, इस क्रांति में भाग लिए गए थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लें तो उन्होंने भी इसका विद्रोह किया था, लेकिन उनका जो मेन कारण था, उन्होंने वो अपना दत्तक पुत्र के खिलाफ किया था। यानी कि जो डलहौजी ने जो नीति खत्म कर दी थी कि दत्तक पुत्र संतान नहीं हो सकता था, तो झांसी को अब मिलाया जा रहा था अंग्रेजी शासन में, तो इसके लिए वो विद्रोह में उठी। बहादुर शाह जफर की बात करें तो उनकी जो है उनकी नवाब छीनी जा रही थी, तो उन्होंने उसलिए उसका विद्रोह किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो भी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।